जय भगवान दोस्तों, सभी मित्रगणों, गुरुजनों को जय भगवान। आपने इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से पूरी कर ली और अच्छे नंबर से आप पास होंगे। आपके शानदार एग्ज़ाम में प्रदर्शन के लिए आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई हो। वाइवा के लिए कुछ पेपर्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा ऐसी आशा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सभी गुरुजनों को, मित्रगणों को जय भगवान। प्रश्न: आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां क्या हैं? आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां क्या हैं? लक्षण, कारण एवं प्राकृतिक चिकित्सा समझाइए। उत्तर: आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां। आधुनिक जीवन शैली में कई बीमारियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बीमारियां हैं। मधुमेह, जैसे मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे शरीर में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके लक्षण: अधिक प्यास लगना, अधिक पेशाब का आना, थकान महसूस होना। कारण: अस्वस्थ आहार, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव। इसकी प्राकृतिक चिकित्सा: आहार में परिवर्तन, व्यायाम, तनाव प्रबंधन, योगा, प्राणायाम, एनिमा। दूसरा है हृदय रोग। हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हृदय में रक्त वाहिकाओं में रुकावट आ जाती है। इसके लक्षण: छाती में दर्द का होना, सांस लेने में परेशानी, थकान। इसके कारण: अस्वस्थ आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव। प्राकृतिक चिकित्सा: आहार परिवर्तन, व्यायाम, तनाव प्रबंधन, योगा, प्राणायाम और एनिमा। मानसिक तनाव। तीसरा है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे मन में तनाव और चिंता की भावना होती है। इसके लक्षण: थकान महसूस करना, नींद न आना, चिंता और तनाव महसूस करना। इसके कारण: शारीरिक निष्क्रियता, तनावपूर्ण जीवन शैली, अस्वस्थ आहार। प्राकृतिक चिकित्सा में मानसिक तनाव के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में योग, ध्यान, तनाव प्रबंधन शामिल है। चौथा है पाचन संबंधी समस्याएं। पाचन संबंधी समस्या एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पाचन तंत्र में समस्या होती है। इसके लक्षण: पेट में दर्द होना, दस्त होना, कब्ज होना। कारण इसका: अस्वस्थ आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार परिवर्तन, योग, तनाव प्रबंधन, एनिमा, पेट पर मिट्टी पट्टी, पेट पर गीली पट्टी लपेट, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा। पांचवा है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। इसके लक्षण: गांठ या सूजन, दर्द, थकान महसूस करना। कारण: अस्वस्थ आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव। प्राकृतिक चिकित्सा: कैंसर के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में आहार परिवर्तन, योग, तनाव प्रबंधन शामिल है। प्रश्न: क्या पुरानी बीमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ठीक हो सकती है? क्या पुरानी बीमारी प्राकृतिक चिकित्सा से पद्धति से ठीक हो सकती है? उत्तर: बीमारी दो तरह की होती है। पहला तीव्र रोग और दूसरा है जीर्ण रोग। तीव्र रोग जो जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, सिर दर्द, दस्त। जीर्ण रोग जो बीमारी काफ़ी समय से शरीर में होती हैं, हम दवाइयों से उसे दबा देते हैं या गलत खान पान, आहार विहार से तीव्र रोग, पुरानी बीमारी जीर्ण रोग बन जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा यह मानती है कि सभी रोग एक है, उसका कारण भी एक है, उसका निदान भी एक ही है। प्राकृतिक चिकित्सा रोग का कारण पेट में जमे हुए मल को मानती है। विजातीय द्रव्य टॉक्सिन हमारे शरीर में बीमारी का कारण बनता है। पेट साफ तो रोग माफ। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि जीर्ण रोग यानी पुरानी बीमारियों को ठीक होने में समय लगता है।
प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार प्रत्येक रोग ठीक हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक रोगी नहीं। रोगी का प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास होना चाहिए। आहार विहार बदलकर, उपवास कर, एनिमा द्वारा, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा द्वारा प्रकृति का संग कर बीमारी पुरानी से पुरानी भी ठीक होना संभव है। शर्त यह है कि रोगी का पूर्ण विश्वास, समर्पण प्राकृतिक चिकित्सा और चिकित्सा पद्धति पर होना चाहिए और समय रहते वह प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना चाहिए, जिससे पुरानी बीमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ठीक होना संभव है, परंतु समय अवश्य लगेगा। ल्यूकेमिया के प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के बारे में बताएं। ल्यूकेमिया के प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के बारे में बताएं। उत्तर, यह ब्लड बनाने वाले टिश्यू का कैंसर है। इससे शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ल्यूकेमिया बोन मैरो सहित ब्लड बनाने वाले टिश्यू का कैंसर है। लक्षण: जोड़, हड्डी में दर्द, थकान, बुखार, भूख न लगना, चक्कर आना, त्वचा में पीलापन, त्वचा पर लाल धब्बे, नाक से खून निकलना, वजन घटना, मुंह में छाले, लगातार इन्फेक्शन, सांस फूलना और लिम्फ नोड सूज जाना। प्रश्न: उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार समझाइए। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार समझाइए। उत्तर: हमारे शरीर का सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक 120 व डायस्टोलिक 80 रहता है। जब रक्तचाप का यह स्तर बढ़कर 150 और डायस्टोलिक 90 तक या उससे अधिक हो जाता है, तब रोगी उच्च रक्तचाप से ग्रसित माना जाता है। वह ब्लड प्रेशर के कई कारणों हो सकते हैं, जैसे हमारी खराब जीवन शैली, आनुवंशिक, उम्र, स्ट्रेस, मोटापा, ज़्यादा नमक का सेवन, नशीली दवाओं का सेवन, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हार्ट स्ट्रोक, किडनी की समस्या हो सकती है। इससे सिरदर्द, धुंधली दृष्टि, चक्कर आना, थकान, सांस लेने में तकलीफ, चिड़चिड़ापन, धड़कन का बढ़ना आदि समस्या होती है। प्राकृतिक चिकित्सा: रोगी के सिर, गर्दन व रीढ़ पर बर्फ थैली से 10-15 मिनट सिकाई करें। ठंडा रीढ़ स्नान करें। पेट पर मिट्टी की ठंडी पट्टी, गुनगुने पानी का एनिमा, ठंडा कटी स्नान, मड बाथ, गर्म पानी स्नान। आहार ही औषधि है। आहार पर कंट्रोल करना है। नमक, मिर्च, मसालेदार, तला, वसा, अधिक कैलोरी युक्त आहार, अचार, पापड़ आदि का त्याग करें। मैदा और बिस्कुट का त्याग करें। प्रातःकाल आंवला पानी का सेवन करें। 1 घंटे के बाद लौकी गाजर के रस का नियमित सेवन करें। दोपहर के भोजन में चोकर युक्त आटे से बनी रोटी, बगैर नमक के उबली सब्जी लें। सलाद व अंकुरित मूंग का सेवन करें। खुली हवा में टहलना है। हल्का व्यायाम करें। चंद्र स्वर चलाना है जब बीपी बढ़ जाती है। चंद्रभेदी प्राणायाम करें। शीतकारी, शीतली प्राणायाम बिना कुंभक करें। योग निद्रा का अभ्यास करें। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, व्यान मुद्रा करें। एलोवेरा 25 से 40 ग्राम रस, उसमें पाव भाग खड़ी शक्कर मिक्स करना है। उसमें पाव चम्मच जीरा मिक्स करके सुबह शाम लें। पूरी रात सौंफ को 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच भिगोकर सुबह पानी पी लें और सौंफ खा लें, लाभ होगा। प्रश्न: प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की वस्तुएं क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की वस्तुएं क्या हैं? उत्तर: आपातकालीन परिस्थिति जैसे आकस्मिक दुर्घटना, बीमारी या चोट लगने पर मेडिकल हेल्प आने तक जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य कम से कम साधनों में इतना उपचार करना कि चोटग्रस्त व्यक्ति को या रोगी को मेडिकल हेल्प आने तक दर्द को कम करने में सहायक बने या बचाने में सहायता मिले या घाव चोट को ज़्यादा कष्टदायी बनने से रोक सकें। प्राथमिक उपचार से किसी की जान बच सकती है, दर्द कम हो सकता है, चोट घाव में संक्रमण की संभावना को रोक सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है, अनचाहे स्वास्थ्य खर्च से बचा जा सकता है,
बीमारी या चोट घाव ठीक होने से लगने वाले समय को कम किया जा सकता है। डॉक्टर आने पर आप परिस्थिति को अच्छे से समझा पाते हैं। ये प्राथमिक चिकित्सा हम डूबने, बिजली करंट लगने पर, जलने पर, जहर खाने पर, फूड पॉइजन हो जाने पर, नक्सीर होने पर, गले में कोई चीज़ फंसने पर, सर्पदंश, कार्डियक मसाज, कोई दुर्घटना होने पर जैसे ट्रेन, रोड एक्सीडेंट, बिल्डिंग गिरने पर हम करते हैं। प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता क्या है? स्वच्छता के 7 प्रकार क्या हैं? प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता क्या है? स्वच्छता के 7 प्रकार क्या हैं? उत्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता का मतलब है बीमारियों और संक्रमण को फैलने और रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखना और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देना। सार्वजनिक स्वच्छता हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। सार्वजनिक स्वच्छता का तात्पर्य और उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रखना है। उसका लक्ष्य संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकना है, पर्यावरण प्रदूषण को स्वच्छ रखना है, कार्यस्थलों को स्वच्छ रखना है, मनोरंजन केंद्रों को स्वच्छ रखें, हॉस्पिटल को स्वच्छ रखना जरूरी है, पर्यटक स्थान को स्वच्छ रखना है, सार्वजनिक शौचालय को साफ सुथरा रखें। जैसे सामुदायिक स्थानों में लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सार्वजनिक स्वच्छता जरूरी है। सार्वजनिक परिवहनों को स्वच्छ साफ रखना चाहिए। सामाजिक स्वच्छता में व्यक्ति के संबंध में सभ्यता, सहानुभूति, ईमानदारी, सभ्य व्यवहार को प्रथम व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी है, तब हम सार्वजनिक, सामाजिक और पर्यावरण को स्वच्छता अच्छे से रख पाएंगे। प्रश्न, कैंसर क्या है? कैंसर के प्रकार क्या हैं? प्रश्न, कैंसर क्या है? कैंसर के प्रकार क्या हैं? उत्तर, कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं, सेल्स असामान्य तरीके से बढ़ती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। कैंसर के सेल्स आसपास के टिश्यू पर हमला कर सकते हैं और ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं। ये कैंसर गांठ के रूप में कभी स्किन के ऊपरी भाग के निकट और कभी शरीर के भीतरी अंगों में होती हैं। जिस अंग पर विजातीय द्रव्य एकत्रित हो जाता है वहां पर गांठ बन जाती है। यह गांठ कैंसर तंतुओं या ट्यूमर कहलाता है। कैंसर का ट्यूमर कहलाता है। कारण, यह रोग ज़्यादातर खाने और पीने के पदार्थ के साथ मिलकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। खाने पीने की चीज़ों में रंग और खुशबू के लिए केमिकल्स का उपयोग करते हैं लोग। अप्राकृतिक भोजन, गलत रहन सहन, तंबाकू, चाय, शराब जैसी नशीली चीज़ों के सेवन से, सफ़ेद चीनी व सैकरीन का सेवन, प्लास्टिक का प्रयोग, चाय, शरबत खाने की डिश, प्लास्टिक की ग्लास, प्लास्टिक के आदि एल्युमिनियम बर्तन का उपयोग, प्रोसेस्ड फूड, कब्ज और कृमि के कारण, आनुवंशिक, बेमेल आहार जैसे दूध के साथ मांस मच्छी, दही के साथ चिकन, दूध के साथ नमक, विटामिन ए और सी की कमी, रेडिएशन के संपर्क में आने से, कैंसर सेल्स के अंदर डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। कैंसर के कई प्रकार होते हैं। पहला, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा यह त्वचा, लंग्स, ब्रेस्ट और पेनक्रियाज का कैंसर है। पहला है कार्सिनोमा, यह त्वचा, लंग्स, ब्रेस्ट और पेनक्रियाज का कैंसर है। सारकोमा, दूसरा है सारकोमा, शरीर की हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यू में ट्यूमर बनाता है। शरीर की हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यू में ट्यूमर बनाता है। ल्यूकेमिया, यह खून बनाने वाले टिश्यू का कैंसर है। यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो सहित ब्लड बनाने वाले टिश्यू का कैंसर है। लिम्फोमा, लिम्फोमा यह लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाला कैंसर है। माइलोमा, इसमें असामान्य प्लाज्मा कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, मुंह का कैंसर, लीवर कैंसर, बोन कैंसर, स्टमक कैंसर, आंत का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इसके प्रकार हैं। प्रश्न, मधुमेह क्या है? मधुमेह के कारण और लक्षण क्या है? मधुमेह क्या है?
मधुमेह के कारण और लक्षण क्या है? उत्तर: मधुमेह एक जीर्ण रोग है। वो तब होता है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन की को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाकर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने में मदद करता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है और सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। अंत में यूरिन के साथ बाहर निकलता है। इसी को मधुमेह कहते हैं। इसका कारण आनुवंशिक, अनियमित दिनचर्या, असंतुलित खानपान, निरंतर कब्ज होना, मोटापा के कारण, मानसिक तनाव, चिंता, अशांति, शारीरिक श्रम का अभाव, अत्यधिक मीठे पदार्थ का खाना, जंक फास्ट फूड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक का ज़्यादा पीना, पचने में भारी और चिकने पदार्थ खाना, नशीले पदार्थ का अत्यधिक सेवन। मधुमेह के प्रकार टाइप 1। इस स्थिति में शरीर इंसुलिन नहीं बनाता। इस स्थिति में इंसुलिन बाहर से लेने की जरूरत होती है। टाइप 2। इस स्थिति में शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता। इस स्थिति में गोलियां या इंसुलिन से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। गर्भावस्था में मधुमेह। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ये समस्या होती है। आमतौर पर बच्चों के जन्म के बाद ठीक हो जाता है। लक्षण: शुरुआती अवस्था में दिखाई नहीं देता है, शरीर में बल नहीं रहता, बार बार और अधिक यूरिन आना, खूब प्यास का लगना, कब्ज रहना, वजन घटना और भूख का बढ़ जाना, जीवनी शक्ति ठीक हो जाती है। हम जब भोजन से कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वह जीर्ण होने पर शरीर के अंदर शुगर ग्लूकोज में बदल जाता है। यह शुगर ग्लूकोज की वजह से शरीर, मसल्स और टिश्यू में गर्मी और शक्ति उत्पन्न होती है। जब किसी वजह से शरीर में विकार होने के कारण मसल्स और टिश्यू शुगर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब शोषित नहीं कर पाते, तब ये शुगर ग्लूकोज ब्लड में जमा होती है और अंत में यूरिन के साथ बाहर निकलती है। इस परिस्थिति को डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। आसन के बाद उपासन क्यों करना चाहिए? आसन के बाद उपासन क्यों करना चाहिए? आसन के बाद उपासन करने से के कई कारण हैं। आसन के बाद उपासन करने के कई कारण हैं। पहला, शरीर को आराम देना। दूसरा, मांसपेशियों को शांत करना। तीसरा, श्वास को नियंत्रित करना। चौथा, मन को शांत करना। पांचवा, शरीर को संतुलित करना। आसन करने के बाद पहला, शरीर को आराम देना। आसन करने के बाद शरीर को आराम देने के लिए उपासन करना चाहिए। उपासन शरीर को आराम देता है और मांसपेशियों को शांत करता है। दूसरा, मांसपेशियों को शांत करना। आसन करने के बाद मांसपेशियों को शांत करने के लिए उपासन करना चाहिए। उपासन मांसपेशियों को शांत करता है और उन्हें आराम देता है। तीसरा है श्वास को नियंत्रित करना। आसन करने के बाद श्वास को नियंत्रित करने के लिए उपासन करना चाहिए। उपासन श्वास को नियंत्रित करता है और उसे शांत करता है। चौथा है मन को शांत करना। आसन करने के बाद मन को शांत करने के लिए उपासन करना चाहिए। उपासन मन को शांत करता है और उसे एकाग्र करता है। पांचवा, शरीर को संतुलित करना। आसन करने के बाद शरीर को संतुलित करने के लिए उपासन करना चाहिए। उपासन शरीर को संतुलित करता है और उसे मजबूत बनाता है। उपासन करने के लिए कुछ सुझाव: शवासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन। शवासन एक प्रकार का उपासन है जिसमें शरीर को मजबूत और संतुलित बनाया जाता है। वज्रासन एक प्रकार का उपासन है जिसमें शरीर को मजबूत और संतुलित बनाया जाता है। पवन मुक्तासन एक प्रकार का उपासन है जिसमें शरीर को आराम दिया जाता है और मांसपेशियों को शांत किया जाता है। सभी मित्रगणों को जय भगवान।